अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, साइनसाइटिस या साइनस की तकलीफ़ एक इंतहाई आम मामला है। ये आर्जी तौर पर भी पेश आ सकता है और कुछ लोगों के साथ ये मामला मुस्तकिल भी देखने में आता है। जिन लोगों के साथ ये मामला तवील अरसे तक रहता है वो आपको बेहतर तौर पर बता सकेंगे कि उनके रोज़मर्रा के मामूलात काफ़ी हद तक इस तकलीफ़ की बुनियाद पर मुतासर होते हैं और उनको ख़ासी एहतियाती तदाबीरें भी करनी पड़ती हैं। साइनसाइटिस क्या होता है और इसके सिलसिले में किस तरह का इलाज दरकार होता है, ये सब कुछ बताने के लिए बतौर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फसीउल्लाह मीर, जो कंसल्टेंट ईएनटी सर्जन हैं और जिनका ताल्लुक़ नेशनल मेडिकल सेंटर से है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह शुक्र। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए इस इंतहाई अहम मौजू पर बात करने के लिए। प्लेजर। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम साइनस की तकलीफ़ का तज़किरा करें, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा साइनसिस के मुताल्लिक़। जी जी। ये कहाँ वाक़ होते हैं, इनका क्या किरदार होता है इंसानी जिस्म में? देखिए, साइनसेस जो हैं ये खोखली हड्डियां हैं जो चेहरे पर, पेशानी की हड्डियां हैं, फ्रंटल साइनसेस हैं, गाल की हड्डियां अंदर से खोखली हैं, जी। जिसे हम मैक्सिलरी साइनस कहते हैं। इसी तरह के ये बेस ऑफ द स्कल में, यानी खोपड़ी के यहाँ उंगली पीछे ले जाऊँ तो खोपड़ी के दरमियान बेस में उसके भी पॉकेट्स ऑफ बोन्स हैं जो खोखली हैं अंदर से, और ये पॉकेट्स ऑफ बोन्स, खोखली हड्डियाँ बारीक सुराखों से नाक में खुलती हैं। जी। इनका खोखला रहना हम ये समझते हैं साइंसी एतबार से कि अगर ये सॉलिड होती तो शायद हमारे गर्दन के मोहरों पर बहुत ज़ोर पड़ता, तो कुदरत ने इन्हें खोखला रखा है ताकि हम ज़्यादा भारी हमारा सर ना हो जाए। जी। क्यों ऑलरेडी हम 22 औंस ब्रेन का वज़न भी उठा रहे हैं सर पे। जी। अब अर्ज़ ये कि इन साइनसेस से एक रतूबत निकलती है जो आम लोगों के भी निकलती है, हर एक के निकलती है। ये रतूबत साइनसेस से खारिज इसी तरह होती है जैसे स्किन की लाइनिंग से पसीना खारिज होता है। ये खारिज होकर उन बारीक सुराखों से होता हुआ नाक में जाता है और नाक के ज़रिए गले में जाता है। जी। ये एक नॉर्मल फेल है जिस्म का, और तकरीबन एक दिन में हम 750 मिल्स सीक्रेशंस इसकी, यानी 750 ml। 750 ml, यानी 2 कोका कोला की छोटी बोतलें भर जाएं, जी। इतनी हम सीक्रेशंस खारिज कर रहे हैं जो बहती हुई नाक से हल्के हल्के गले में जा रही है, और इसका हमें एहसास भी नहीं है। जिस तरह मुंह में लुआब है जिसका हमें एहसास नहीं है, जिस तरह पसीना निकल रहा है एहसास नहीं, तब वक्त को बहुत ज़्यादा निकलने लगे तो तब एहसास होता है। इसी तरह अगर साइनस के ये सीक्रेशन रतूबत जो है अगर अपने निकलते में देर से निकले या बहुत ज़्यादा निकले, या उसमें कोई ऐसी तब्दीली हो कि उसमें पस हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, तो आदमी को महसूस होने लगता है कि बू आएगी या गले में खराश होगी या गले में बार बार साफ़ करना पड़ेगा, इस तरह। तो ये साइनसेस नॉर्मल है और इसका फंक्शन सिक्रीशंस पैदा करना है। खोखला इसलिए है कि कम वज़न रहे सर पर, और इसके सिक्रीशन से हमें एक लुब्रिकेशन मिलता है ताकि हम थूक के साथ मिलकर ये बड़ा अच्छा लुब्रिकेंट बन जाता है गले में। डॉक्टर साहब, साइनसिस का तो आपने बता दिया, उनके किरदार के मुतालिक भी बता दिया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि साइनस की तकलीफ़ या साइनसाइटिस का मामला कितना आम है और क्या मौसमी एतबार से कोई तफरीक नज़र आती है इसमें? एग्जैक्टली होता है कुछ यूँ है कि जब नाक में ज़ुकाम हो जाए या नाक में कुछ रुकावट हो जाए या नाक में कुछ इन्फेक्शन हो जाए, जैसे फ्लू वगैरह में होता है, तो ये जो बारीक सुराख जो साइनसेस के खुलते हैं इनमें भी थोड़ी स्वेलिंग, वरम हो जाता है, तो ये सुराख बंद हो जाते हैं। और बंद होने से नंबर एक तो ऑक्सीजन, हवा ट्रैप हो जाती है साइनसेस में, क्यों हर खोखली जगह पे हवा पहुंच जाती है, उसमें ऑक्सीजन है। जैसे ही बंद होगा ऑक्सीजन जिस्म में फ़ौरन जज्ब हो जाएगी, नेगेटिव प्रेशर होगा। तो सुराख बंद है, हवा अंदर ना जाए तो नेगेटिव प्रेशर से दर्द हो सकता है जो वैक्यूम हेडेक होता है। अच्छा, इस दर्द के होने के साथ साथ जब नेगेटिव होता है तो वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियाँ तो हर जगह हैं, कैपिलरीज, तो वहाँ से ऊज़ करता है खून का सफ़ेद हिस्सा जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, तो साइनसेस में सीक्रेशन जमा हो जाता है। अगर ये हम दवा ले लें या कोई सी भी दवा या डिकंजेस्टेंट ले लें या जो खुद ही ठीक हो जाए नज़ला, जो कि आमतौर पर हो जाता है एक आध दिन में, तो ये फिर सुराख खुल जाता है और ये तमाम बह निकलता है। इस दौरान में भारीपन होता है, सर में दर्द होता है, और वो फ्लू वाली कैफियत होती है।
और अगर ये कैफियत बढ़ती जाए तो चेहरे पे दर्द और सर में शदीद दर्द, नाक का बंद होना, गले में बार बार खराश का होना, गले में रतूबत का गिरता हुआ महसूस होना, बार बार खराश साफ करना, कंधों में दर्द, गर्दन की हड्डी में दर्द, और फिर हल्का बुखार भी रहने लगता है, मुंह से बू भी आने लगती है। अच्छा। अगर ये एक्यूट हो तो बड़ा शदीद दर्द होता है, पेशेंट कैन नॉट स्टे होम, वो फ़ौरन डॉक्टर के पास आते हैं और एक्यूट कंडीशन को डायग्नोस करते हैं, एंटीबायोटिक वगैरह हम दे देते हैं तो कंट्रोल में आता है। अक्सर ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये बात क्रॉनिक हो जाती है, यानी लोग इसको तवील अरसे तक बर्दाश्त करते रहते हैं, सोचते तबीयत गिरी गिरी सी, पता नहीं क्यों, और कुछ उन्हें पता नहीं लगता है क्या हो रहा है, कि दे फील लो, और जैसे काम करने को दिल नहीं कर रहा है, थकन सी है, गर्दन में दर्द है, समझते हैं शायद मैंने खाना सही नहीं खाया या ओवरवर्क कर लिया या रात को नींद सही नहीं हुई। एक्चुअली साइनसेस से जो तमाम चीज़ें हैं, थकावट बड़ी होती है, कंधों में जिस्म में दर्द, मुँह से भारीपन और गले में खराश रहना, तो ये फिर लोग कुछ छोटी मोटी अपने तौर पे दवाएं कर लेते हैं, या हम भी दवाई दें अगर और असर ना करे तो ये क्रॉनिक हो जाती है चीज़। ऐसे लोगों को जिनमें बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, साइनसेस उनमें इन्वॉल्व होकर अंदर खासा गर्म होकर और उनमें इन्फेक्शन से शदीद रिएक्शन होता है एलर्जी का, और उसमें साइनस या फंगल पॉलीपोसिस हो जाती है। और ये पॉलिप हम उससे कहते हैं जब अंदर सूज हो जाए, सूज में पानी भर जाता है आंवला सा, उसमें सख्ती हो जाए, तो ये जो पॉलीपोसिस जो है साइनस में क्रॉनिक होने के साथ साथ अगर एग्रेवेट कर जाए, जिसम ज़्यादा एलर्जिक रिएक्शन शो करे, तो ये हो जाता है। ऐसे लोगों को जिनमें ये पॉलिप्स बन जाते हैं साइनसेस में, क्रॉनिक के ऊपर एक्यूट अटैक में सूजन हो जाती है, तो बाज़ लोगों की आंख तक बाहर आने लगती है, क्योंकि साइनसेस आंख से बड़े क्लोजली रिलेटेड है जी। और ये आँख को बाहर आने लगती है, आँख सूजने लगती है, आँख से बीनाई पर भी असर पड़ सकता है। अच्छा, जिन लोगों को क्रॉनिक होता है, अंदाज़ा नहीं होता, ख्याल नहीं करते हैं, दवाएं खाते हैं और बेरब्त इलाज करते हैं, मुकम्मल उनका इलाज ना हो पाए तो अपने तौर पे भी कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उनकी नाक भी फैलने लगती है और इतनी नाक बंद रहती है। अच्छा, इन बेचारों को अंदाज़ा नहीं होता है, नाक आहिस्ता आहिस्ता बंद रह के उनके मुँह से सांस लेने की आदत सी हो जाती है जी। और जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये ज़्यादा शदीद सर में दर्द और ज़्यादा तकलीफ़ देने लगता है, तब आते हैं, तो उस वक्त तक ये साइनसेस बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ कर देते हैं बाज़ों के अंदर। अगर ये फंगल पॉलीपोसिस हो तो ये इवन ब्रेन के जो स्कल बेस में जब अगर यहाँ से एक उंगली डालूँ और यहाँ से दोनों मिलें, तो देखिए उस बेस में जाके जहाँ पर पिट्यूटरी होती लोग समझ नहीं पाएंगे, यानी अंदर दिमाग में तक ये इसका अप्रोच, यानी दिमाग के आगे के हिस्से की तरफ नीचे दिमाग के बेस में जी, तो यहाँ से प्रेशर दे के उस हड्डी को भी दिमाग के ये इरोड कर देते हैं, तो इसमें हड्डी गल जाने से ये फंगस वगैरह आँख के ऑर्बिट में, यानी आँख जो खोखली है, बॉल अंदर रखा है, इनकी हड्डियों को कुरेद किया और अंदर तक चले जाते हैं, तो बाज़ लोगों की आँख एक तरफ को हो जाती है, तिरछी हो जाती है। तो ये बड़े एडवांस केसेस में भी लोग आते हैं। ताज्जुब है कि इस ज़माने में भी लोग इतने अमर्स को पाल लेते हैं। डॉक्टर साहब, साइनसाइटिस की अलामात किस किस तरह की हो सकती हैं? जैसे आपने कुछ तो बताया कि शोल्डर में दर्द, भारीपन वगैरह, लेकिन क्या इससे ज़्यादा ख़तरनाक अलामात भी सामने आ सकती हैं? हाँ, नाक बंद होना, नाक में शदीद उससे बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होना क्योंकि माउथ ब्रीदिंग होती है, और आँख का बाहर आ जाना, बीनाई 1 से 2 नज़र आना। अगर यही अंदर की तरफ साइनसेस क्रॉनिक होकर और बेस ऑफ द स्कल में घुस जाएँ तो 1 से डबल विजन नज़र आता है, चक्कर आना, उल्टियाँ होना, ये तमाम चीज़ें जो हैं साइनसेस से हो सकती हैं। ये बहुत ख़राब अलामतें हैं जो मैंने बताई। वो जो अच्छी वाली अलामतें, यानी कम ख़तरनाक अलामतें थी जो पहले मैंने बताई थी, लेकिन बिलीव करें अब भी महीने में 1-2 पेशेंट इतने एडवांस आते हैं कि हमें ताज्जुब होता है कि इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं मर्ज़ को कि बीनाई तक इफ़ेक्ट होने लगती है। डॉक्टर साहब, इसी तरह से गले की ख़राबी का भी आपने ताल्लुक़ बताया। कभी कभी ऐसा होता है कि साइनस के पेन के साथ दांत की तकलीफ़ भी शुरू हो जाती है या कान में तकलीफ़, इन तीनों चीज़ों का आपस में क्या ताल्लुक़ है? एग्जैक्टली, एक्चुअली हम ये देखिए हमारे दांत जो लगे हैं इसके ऊपर ही साइनस की तमाम बोन है, बिल्कुल खोखली, और ये जो बोन है जो साइनस का फ्लोर है इस पे तो दांत लगे हैं,
तो दांत हिलने लगते हैं, दांत में दर्द होता है, बाद लोगों के दांत हिल के गिरने लगते हैं क्रोनिक साइनसाइटिस की वजह से। और मैंने ये भी देखा है कुछ लोगों को कि ये अंदर से सुराख होकर मुंह में तक बू आने लगती है और रिसने लगता है मवाद जो है साइनसेस का फ्लोर से। तो दांत की तकलीफ भी होने लगती है, दांत लूज हो जाते हैं, और रिफर्ड पेन तो कानों में हो सकता है। अच्छा, साथ ही साथ ये कानों को भी इन्फेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि साइनसेस की जो सिक्रेशंस पीछे जा रही गले में, वहाँ कान के पर्दे से आके एक ट्यूब जिसे हम यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं वो खुलता है। अगर वो बंद हो जाए तो कान में भी इन्फेक्शन जा सकता है। तो एक्चुअली ENT आपस में इतने मिले हुए हैं कि कान का सुराख आके नाक के पिछले हिस्से में खुल रहा है, नेजोफेरिंग्स में, नाक गले में खुल रही है, साइनसेस नाक में खुल रहे हैं, और नाक और गला आपस में मिले हुए हैं। तो ये अगर साइनसेस किसी के इन्वॉल्व हों तो गला भी ख़राब हो सकता है, कान में दर्द भी हो सकता है, जैसे आपने वजह फरमाया कि दांत भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और दांतों का दर्द की वजह से कान में भी दर्द हो सकता है, और दांत लूज होकर दांत गिर भी सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसी तरह से इन्फेक्शंस कई तरह के होते हैं। फंगल इन्फेक्शंस का तो आपने तज़किरा किया और थोड़ा बहुत वायरल का भी किया। क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी मिल सकते हैं? एग्जैक्टली, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और क्योरेबल इन्फेक्शंस। क्योरेबल तो सभी है, मैं ये कहूँगा, लेकिन फंगल इन्फेक्शन या फंगल पॉलीपोसिस जो साइनसेस में बस जाते हैं, फंगस एलर्जी की वजह से घर कर जाते हैं, जब उनको निकालते हैं भी तो उनमें टेंडेंसी बड़ी होती है दोबारा ग्रो होने की। यही वजह है कि लोग बड़े डरते हैं कि भाई अगर हम ये करवा भी लें, सर्जरी करवा लें, अगर पॉलीपोसिस हम बताते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि दोबारा हो जाएगा, तो क्यों करवाएं। ना करवाने में और बेचारे मुसीबत मोल लेते हैं कि करवाना ज़रूरी होता है, लेकिन उसकी देखभाल रखें, नेज़ल डूशेस वगैरह करें तो उससे बच सकते हैं। बैक्टीरियल जो साइनसाइटिस है, दैट्स ईजी टू क्योर, कि एंटीबायोटिक अच्छी दें और कर दें तो फिर दोबारा नहीं होती। जी। जो आपकी एलर्जिक पॉलीपोसिस है या एलर्जी की वजह से साइनसेस इन्वॉल्व हैं, अनफॉर्चुनेटली इसका इलाज जो था बड़ा तकलीफ देता था। जब हम सर्जरी करते थे तो बड़ा थोड़ा फूल जाता था पूरा चेहरा, तो गाल सूज जाता था, आँख बंद हो जाती थी, इतना ज़्यादा तकलीफ होती थी, क्योंकि हमारे पास ज़रिया नहीं था। शुक्र है इस ईजाद की एंडोस्कोप की, कि एंडोस्कोप के ज़रिए हम इस अमल को, इस जर्राही को, इस ऑपरेशन को सहल हो गया, बहुत पेन फ्री हो गया, कि इसमें हम बजाय इसके कि हड्डी में सुराख करते थे और उसकी सफाई करते पहले थे, पहले किया जाता था। अगर थोड़ा सा नाजरीन को बता दूं कि नाक 2 हिस्सों में तकसीम है, और जहां मैंने चश्मा पहना हुआ है उसमें 3 बारीक बारीक हड्डियां एक के ऊपर एक, और ये हड्डियां एक के ऊपर ऐसी नालियां रखी हुई हैं, इसके दरमियान में साइनस का सुराख यहाँ खुल रहा है छुपा हुआ। तो उस बारीक ओरिजिनल सुराख को हम कैमरे के ज़रिए निगाह वहाँ जाके उसको हम बड़ा करते हैं, खोलते हैं, और उसी के ज़रिए अंदर दाखिल होके इंस्ट्रूमेंट से इन हड्डियों की सफाई करते हैं। टेढ़ी टेढ़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बारीक से, जिससे हम सफाई करते हैं। पहले ये मुमकिन नहीं था, अब मुमकिन है, क्योंकि अब हम एंडोस्कोप कैमरे की निगाह से देखते हुए, कैमरे की मदद से उसके उन बारीक सुराखों में उन जगहों तक पहुँच जाते हैं जहाँ तक पहुँचना नामुमकिन नहीं था। तो ये एक इजाफा हुआ, बेहतर हुआ। इसके साथ ही जब हमने ये शुरू किया तो फिर इसके साथ पेन कम हुआ और रिकरेंस के चांसेस कम हो गए, क्योंकि पहले हम करते थे सुराख यहाँ पर, या एक नया सुराख बनाते थे साइनस के बहने के लिए, वो कुदरती रास्ता नहीं था, हमने एक नई उसके लिए रास्ता बना दिया, और वो कुदरती तौर पर उस रास्ते पर वो फ्लूइड नहीं निकलता था वापस, वो उसी सुराख से आता था ऊपर से, तो घूमता हुआ वापस आके ऊपर से नीचे गिरेगा। कुछ कुदरत का अमल है, कुछ सेल्स इस तरह मूव करते हैं कि फ्लूइड पूरा ऐसे सीक्रेशन ऊपर आता है, ऊपर से नीचे आता है। तो उस बड़े सुराख को जो नेचुरल था उसको बड़ा कर देने से वो नेचुरल फेनोमेनन वापस आ गया। डॉक्टर साहब, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर साइनसाइटिस के इलाज के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।